मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। चैप्टर नंबर 5 चल रहा है विद्युत धारा, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं। कल अपन ने पढ़ा था जो आपके पास चालक और अचालक पदार्थ हैं, अर्धचालक पदार्थ हैं, उनकी जो प्रतिरोधकता है और प्रतिरोध है उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, वो अपन ने पढ़ा था। तो एक बार उसको रिपीट कर देते हैं। अभी उसका यूज करेंगे अपन कि जो चालक पदार्थ होते हैं उनका अगर अपन ताप बढ़ाते हैं तो उनकी जो प्रतिरोधकता है उसका मान भी बढ़ता है। मीन्स ताप बढ़ाने पर चालकों की प्रतिरोधकता बढ़ेगी, अर्थात चालकता घटेगी। लेकिन जो अचालक और जो अर्धचालक पदार्थ थे उनके अगर अपन ताप बढ़ाएं, ठीक है, तो उस स्थिति में उनकी जो प्रतिरोधकता है उसका मान है। तो कुछ पदार्थ हैं कि जिनका ताप बढ़ाएं तो उनकी, जैसे कि कोई अर्धचालक हैं, अचालक हैं, ताप बढ़ाएं तो उसकी प्रतिरोधकता का मान कम होता है, मीन्स चालकता बढ़ती है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था, जो कि चरघातांक के रूप से होता है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो आता है अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है छोटे क्वेश्चन के लिए। तो अति चालकता क्या होगी? तो जो अभी अपन ने बताया है कि कुछ अचालक और कुछ अर्धचालक जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों में से कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका ताप अगर अपन घटाएं, मतलब टेम्परेचर का मान है अगर मैं क्या करूं, कम करूं, टेम्परेचर का मान क्या करूं, कम करूं, तो उस स्थिति में उनकी प्रतिरोधकता धीरे धीरे घटती है। ताप को धीरे धीरे कम करें तो प्रतिरोधकता का मान धीरे धीरे कम होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अपन धीरे धीरे उसका ताप कम करते जाएंगे तो ताप का एक ऐसा मान भी प्राप्त होगा, ताप का एक ऐसा मान भी प्राप्त होगा जिस पर उसकी जो प्रतिरोधकता है वो तेजी से घटकर, असामान्य रूप से तेजी से घटकर उसका मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक निश्चित ताप के बाद अगर आप और ताप को कम करते हैं तो उसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास में ऐसे जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को अपन कहेंगे अति चालक पदार्थ। कौन से पदार्थ कहेंगे? अति चालक पदार्थ। और जो पदार्थों की ये प्रॉपर्टी है, ये जो घटना है, ये जो गुण है, उसको अपन कहेंगे अति चालकता। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करें कि कुछ पदार्थ का ताप क्रमशः कम करने पर उनकी प्रतिरोधकता का मान धीरे धीरे घटता है। ठीक है, लेकिन एक निश्चित ताप के बाद पदार्थ की प्रतिरोधकता का मान असामान्य रूप से कम होकर शून्य हो जाता है। इस घटना को अति चालकता कहते हैं। ठीक है, और उन पदार्थों को, जिन पदार्थों के लिए क्रिया हो रही है, उन पदार्थों को क्या कहेंगे? अति चालक पदार्थ, सुपर कंडक्टर। ठीक है, और जिस ताप पर, कोई ताप ने माना है जिस ताप T पर ये रो जीरो होता है, प्रतिरोधकता शून्य होती है, उस ताप को अपन कहते हैं क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर, TC से डिनोट उसको करते हैं। ठीक है, तो अति चालकता में अपन ताप कम कर रहे हैं तो ये कम मानों पर, ताप के कम मानों पर ये घटना होती है। और अपन यहाँ पे कह सकते हैं इसका जो मान है वो 10 केल्विन से लेकर घटते जाए तो 0.1 केल्विन तक प्रदर्शित होता है। तो अति चालकता की घटना जो है वो 10 केल्विन से 0.1 केल्विन तक प्रदर्शित होती है। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं सामान्य रूप से, जो कि पारे के लिए लिया जाता है। ठीक है, और पारे के लिए जो क्रांतिक, जो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक जो ताप है, उसका मान होता है 4.2 केल्विन। केल्विन में अपन टेम्परेचर ले रहे हैं, तो यहाँ पे मान लिया सपोज 4.0 है, यहाँ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। तो ताप को अपन कम करेंगे। पहले मान लो प्रतिरोधकता यहाँ थी,
ठीक है। तो आपको कम करेंगे तो प्रतिरोधकता का मान धीरे 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 कम होगा, बिल्कुल स्लाइटली कम होगा। लेकिन जैसे ही एक निश्चित ताप आएगा, उस निश्चित ताप के पश्चात उसका मान अचानक से कम होगा, इस प्रकार से। ठीक है, पहले धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन जैसे ही एक निश्चित ताप आया अचानक से कम होकर कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये जिस ताप पर अचानक से कम हुआ वो क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप। और ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये पारे के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है, पारे के लिए बनाया। पारा जो मरकरी अपने पास होता है Hg, उसके लिए ग्राफ बनाया, जिसके लिए क्रांतिक जो ताप है Tc वो होता है 4.2 के। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी अति चालकता। अब इस अति चालकता का कुछ यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि जो पदार्थ अपन ने लिया है, कोई भी, जैसे मान लो ये चालक था, ठीक है, जब ये चालक अति चालकता की अवस्था में होता है, अति चालकता की अवस्था में मतलब जब आप इसका ताप बहुत कम कर देते हैं, उस स्थिति में इसकी चालकता बहुत बढ़ जाती है, या कह दूँ प्रतिरोधकता का मान लगभग 0 हो जाता है। उस स्थिति में इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें। अति चालकता की अवस्था में पदार्थ के भीतरी भाग में चुंबकीय क्षेत्र का मान, मैग्नेटिक जो फील्ड है वो 0 हो जाता है। और इस प्रभाव को, जो ये चुंबकीय क्षेत्र 0 हो रहा है, इस प्रभाव को कहा जाता है माइजनर प्रभाव। क्या कहेंगे, माइजनर प्रभाव कहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि माइजनर प्रभाव किसे कहते हैं। तो अति चालकता की अवस्था में पदार्थ के आंतरिक भाग में चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता है, जिसे अपन क्या कहेंगे, माइजनर प्रभाव। ठीक है, अब अति चालकता के कुछ यूजेस हैं, उपयोग कहाँ होता है। 2-3 उपयोग हैं इसके, जैसे सुपर कंप्यूटर बनाने में, वहाँ पे अति चालकता का यूज होगा। उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में, ठीक है, विद्युत जनित्र में और विद्युत ऊर्जा के संचरण में, इनमें अपन इसका यूज करते हैं। लेकिन आपको ध्यान में ज़्यादा रखना अति चालकता की परिभाषा, अति चालक पदार्थ, ठीक है, क्रांतिक ताप और माइजनर प्रभाव। पारे के लिए क्रांतिक ताप कितना, 4.2 के लिए। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, अति चालकता। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है, मुख्य टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध अपन पढ़ चुके हैं। प्रतिरोध क्या था, प्रतिरोध था कि किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा में उत्पन्न अवरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो संयोजन करेंगे अपन। तो संयोजन अपने चैप्टर नंबर 4 में भी अपन ने संधारित्रों का कर चुके हैं, जो कि 2 प्रकार का होता है। एक होता है, मुख्यतः 2 प्रकार का है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। दूसरा क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन। एक मिश्रित भी होता है जिसको अपन दोनों होते हैं उसमें, श्रेणी और समांतर, लेकिन मुख्यतः 2 प्रकार का है, तो इनको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अपन लेके चलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो संयोजन के लिए कम से कम 2 प्रतिरोध चाहिए आपको, या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो श्रेणीबद्ध होंगे, तो श्रेणी क्रम में बहुत आसान होता है कि 2 या 2 से अधिक जो प्रतिरोध हैं वो अगर ऐसे जुड़े हों कि पहले का दूसरा सिरा, जैसे मेरे पास में मान लो 3 प्रतिरोध हैं, तो पहला प्रतिरोध ये, इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ गया, फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इस प्रकार तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा चतुर्थ प्रतिरोध के प्रथम सिरे से। या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, उस संयोजन को श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 जो श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को संयोजित किया है। सपोज प्रतिरोधों का जो मान है वो है R1, R2, R3। ठीक है, तो इसका मान है R1, ये है R2, R3। इनको 2 बिंदु मैंने मान लिए A और इस बिंदु को मान लिया B, इनके बीच में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, अब श्रेणी क्रम में जोड़ा तो इसमें धारा प्रवाहित करने के लिए मैंने इन दोनों सिरों को एक बैटरी जिसका विभवांतर है V उससे जोड़ दिया, और एक यहाँ पे मैंने इसमें कुंजी लगा दी। ठीक है, ये कुंजी के।
जैसे ही इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि श्रेणीक्रम संयोजन में जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसका मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए समान होता है। अगर मैं कहूँ कि इसके कारण इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है तो श्रेणीक्रम है, तो यहाँ पर भी वही I धारा प्रवाहित होगी, यहाँ पर भी वही धारा I प्रवाहित होगी और यहाँ भी वही धारा I प्रवाहित होगी, तो इसमें भी धारा I। तो धारा का विभाजन नहीं होता श्रेणीक्रम में, धारा समान रूप से बहती है। जब धारा समान रूप से बह रही है तो उस स्थिति में प्रतिरोधों का मान यदि भिन्न भिन्न है तो उन प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। अगर तीन क्वांटिटी अपने पास में आरोपी विभवांतर V है, धारा I है, ठीक है, प्रतिरोध अपने पास R1 R2 R3 हैं, तो ओम का नियम क्या होता है, V = IR। ठीक है, इसमें कह रहे हैं अपन धारा का मान क्या है, नियत रहता है, समान रहता है। तो यदि अगर प्रत्येक प्रतिरोध के लिए R चेंज होगा तो उसके लिए क्या चेंज होना पड़ेगा, V चेंज होगा। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। तो पहले के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हुआ V1, दूसरे के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हुआ V2 और तीसरे के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हुआ V3। ठीक है, तो तीनों प्रतिरोधों के लिए अपन ओम के नियम से लिख सकते हैं V1 = IR1, दूसरे के लिए V2 = IR2 और तीसरे के लिए V3 = IR3। ये ओम के नियम से लिख दिया। I का मान सभी में समान है। अब डायग्राम में देखो A व B के मध्य का कुल विभवांतर कितना आरोपित कर रखा आपने, V, और इन अलग अलग भागों पर कितना है, V1 है, V2 है, V3। तो विभवांतर अपन पहले पढ़ चुके हैं कि कुल विभवांतर जो है वो सभी के योगफल के तुल्य होगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि A व B के मध्य कुल विभवांतर V हो तो V = V1 + V2 + V3। ठीक है, V1 और V2 V3 का मान रख दिया तो क्या बनेगा, ये बनेगा V = IR1 + IR2 + IR3। देखो तीनों में से I कॉमन आ गया, तो V = क्या बना, IR1 + R2 + R3। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब इनके बीच का जो विभवांतर है वो V1 है, V2 है, V3 है, प्रतिरोध R1 और R2 R3। यदि उस A व B के मध्य का तुल्य प्रतिरोध मीन्स कुल प्रतिरोध श्रेणीक्रम संयोजन है तो RS मान लें, तुल्य धारा I है और तुल्य विभवांतर V है। तो देखो क्या बनता है आपके पास में, अपन लिख रहे हैं कि यदि A व B के मध्य का, यदि A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध, A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध को अपन R से लिखते हैं और श्रेणीक्रम संयोजन है तो सीरीज है RS। तो ओम के नियम से क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं V = IR होता है, तो तुल्य विभवांतर V है, तुल्य धारा I है और तुल्य प्रतिरोध S है, तो V बराबर क्या बना, IRS। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, इस 2 का मान समीकरण V इसकी जगह रखते हैं समीकरण 1 में, तो देखो क्या बनता है। तो आपके पास में समीकरण 1 व 2 से क्या बनेगा, IRS = I कॉमन ले रखा था, R1 + R2 + R3। देखो I से I कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, RS = R1 + R2 + R3। ये बनता है तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो 3 प्रतिरोध आपने लिए थे R1 R2 R3, तीनों को अपने श्रेणीक्रम में संयोजित किया तो जो तुल्य प्रतिरोध है RS वो बनेगा R1 R2 R3। मैं कह सकता हूँ कि श्रेणीक्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है वो संयोजन में प्रयुक्त सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होगा। यदि इसमें अपन 3 प्रतिरोध की जगह ज़्यादा प्रतिरोध ले लें, मीन्स मैं कह दूं यदि n प्रतिरोध संयोजित हों, कितने प्रतिरोध हों, n प्रतिरोध संयोजित हों,
तो R3 की जगह अपने पास कितने हो जाएंगे, Rn। तो उस स्थिति में जो तुल्य प्रतिरोध है वो Rs बराबर बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन Rn। ठीक है, ये आपके पास में n प्रतिरोध होगा। तो इस प्रकार से अपन श्रेणी क्रम संयोजन करके तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ मुख्य पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कि यदि ये तो अलग अलग मान के प्रतिरोध थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हेल्प करेंगे अपने पास ये कि यदि अलग अलग मान के प्रतिरोध ना होकर क्या हो, समान मान के प्रतिरोध हों, और समान मान कितना हो, R। तो समान मान R के कितने प्रतिरोध, स्मॉल n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो क्या होगा तुल्य धारिता, तो Rs बराबर, देखो इसी समीकरण से ये भी R, ये भी R, ये भी R, और इसी प्रकार से ये भी R, तो R प्लस R प्लस R प्लस एंड सो ऑन R n टाइम तक। तो n टाइम तक R जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट अपने पास क्या आएगा, n इंटू R आएगा। क्या आएगा, n इंटू R। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है कि यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और सभी का मान अगर समान है तो उनकी तुल्य धारिता ये होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपने को याद रखना, मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में कि श्रेणी क्रम में जो है वो धारा का मान, प्रत्येक प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है, समान होता है। धारा का मान क्या होता है, समान। जबकि नेक्स्ट पॉइंट है कि जबकि जो विभवांतर है वो विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुपात में क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। प्रतिरोधों के अनुपात में क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। ठीक है, साथ ही एक रिजल्ट और यहाँ पे देखने को मिलता है, देखो यदि R1 R2 R3 के जो भी मान हैं तो वो आपस में ऐड हो रहे हैं, तो Rs का जो मान है, तुल्य प्रतिरोध का मान है, वो श्रेणीक्रम संयोजन में जुड़े सबसे अधिक मान वाले प्रतिरोध से भी ज़्यादा होगा, मीन्स अधिकतम से भी अधिक होगा। जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ R1 बराबर 2 ओम है, ठीक है, R2 बराबर 3 ओम है और R3 बराबर 5 ओम है। तो श्रेणी क्रम में जुड़े तो तुल्य हो जाएगा 2 + 3 + 5, कितना हो गया, 10। तो Rs जो 10 मिला है वो देखो इसमें जुड़े हुए सभी जो प्रतिरोध थे उसमें सबसे ज़्यादा जो मान का प्रतिरोध था 5 ओम, उससे भी अधिक प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो प्रतिरोध बढ़ाने के लिए अगर आपको काफ़ी प्रतिरोध दे रखे और उनसे आपको प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो कौन सा संयोजन करना होगा, तो आपको कौन सा संयोजन करना होगा, श्रेणी क्रम संयोजन करना होगा। ठीक है, दूसरा जो अपने पास आता है वो है समांतर क्रम संयोजन। कौन सा क्रम है, समांतर क्रम संयोजन। तो बड़ा ही सिंपल होता है, वही है डेफिनेशन जो अपन ने संधारित्रों में पढ़ी थी कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा किसी एक बिंदु से और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से संयोजित होता है, उस क्रम को अपन समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे मेरे पास में कितने हैं, वापस से मैं मान रहा हूं कि 3 प्रतिरोध हैं, R1 R2 और R3 मान के, जो बिंदु A व B के मध्य समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो पहला प्रतिरोध हो गया ये, ठीक है, दूसरा प्रतिरोध हो गया ये, ठीक है, और तीसरा प्रतिरोध हो गया ये। देखो 3 प्रतिरोध हैं, इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो इन तीनों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से जोड़ दो, ये जोड़ दिया एक बिंदु से, देखो इस बिंदु A पर जुड़ा हुआ है, और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पे जोड़ दें अपन, ये देखो जुड़ गया B पर। तो ये जो संयोजन अपने को दिख रहा है ये किस प्रकार का संयोजन है, ये समांतर क्रम संयोजन है। ठीक है, तो इसमें ये R1 हो गया, ये R2, ये R3। अब इन दोनों बिंदुओं को अपन परिपथ में जोड़ें तो उसके लिए एक बैटरी से संयोजित कर दिया जिसका विद्युत विभवांतर कितना है, V है, और एक यहाँ पे क्या लगा दी, कुंजी लगा दी, ये इस प्रकार से, ये हो गई कुंजी K। अब ये जो समांतर क्रम संयोजन अपन ने किया है, देखो जैसे अपने यहाँ पर विभवांतर आरोपित किया तो इसमें से क्या प्रवाहित होगी, धारा। मैंने मान लिया इसमें कितने मान की धारा प्रवाहित है, टोटल I मान की तुल्य धारा प्रवाहित है। समांतर क्रम संयोजन जो होता है उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो प्रत्येक प्रतिरोध है उसके सिरों पर जो विभवांतर है वो समान होता है।
क्या होता है, समान होता है। तो देखो ये जो v है वो इतना ही यहाँ पे आरोपित है, इतना ही यहाँ पे आरोपित है और इतना ही यहाँ पे आरोपित है। इसका मतलब प्रत्येक के सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो कितना होगा, v होगा, जो कि बैटरी के विभवांतर के तुल्य है। तो फिर ओम का नियम होता है v इज इक्वल्स टू आई आर। जब आप कह रहे हो कि v इक्वल है तो r तो देखो भिन्न भिन्न है, तो r भिन्न भिन्न है, तो फिर किसको भिन्न भिन्न होना पड़ेगा, धारा को। इसका मतलब इस समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारा है वो इस बिंदु A पर जाकर इन प्रतिरोधों के अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो मैंने मान लिया कि R1 में से गुजरने वाली धारा I1, R2 में से गुजरने वाली धारा I2 और R3 में से गुजरने वाली धारा I3 है। तो ये जैसे ये धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, यहाँ जाकर पुनः ये मिल जाएंगी और पुनः मिलकर अपनी धारा I बन जाती है। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान रहता है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर, लेकिन धारा का विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो ओम के नियम से पुनः लिखें तो ओम के नियम से अपने पास पहली समीकरण पहले के लिए बनेगा v इज इक्वल्स टू I1 R1, दूसरे के लिए बनेगा v इज इक्वल्स टू I2 R2 और तीसरे के लिए बनेगा v इज इक्वल्स टू I3 R3। तो यहाँ से I1 निकाला, I1 इज इक्वल्स टू आ गया v अपॉन R1, I2 इज इक्वल्स टू आ गया v अपॉन R2 और I3 इज इक्वल्स टू आ गया v अपॉन R3। ठीक है, देखो तुल्य धारा कितनी थी, I, कुल धारा I है और प्रवाहित इनमें से विभाजित होने वाली धारा I1 I2 I3 जो कि इसके इक्वल है, इनका योग इसके इक्वल है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 I2 I3 का मान तो पता है, रखेंगे तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। देखो ऊपर से v कॉमन आ रहा है तो I इज इक्वल्स टू v कॉमन लिया तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये समीकरण नंबर 1। अब ये जो आपने तुल्य प्रतिरोध ले रखा है, इस प्रतिरोध जो संयोजन ले रखा है इसमें तुल्य A व B के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है वो अगर अपन RP माने P फॉर पैरेलल, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या लिखा जाएगा, तुल्य प्रतिरोध RP मान लूं, तुल्य विभवांतर V है, तुल्य धारा I है, तो क्या लिखेंगे कि यदि A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध RP हो, P फॉर पैरेलल रेजिस्टेंस हो, तो ओम का नियम क्या होता है, तो उससे हो जाएगा V तो समान है ही, I होगी धारा और IP, तो यहाँ से I इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, I इज इक्वल्स टू बनेगा V अपॉन RP। अब ये जो समीकरण आपकी इसमें I का मान रख दें समीकरण 1 में, तो यहाँ इसको समीकरण 2 दे दें तो 1 व 2 से क्या बनेगा, V अपॉन RP इज इक्वल्स टू V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। देखो V से V कैंसिल आउट हो गया तो 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये बचता आपके पास में तुल्य प्रतिरोध। तो इस समीकरण से क्या कह सकते हो कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध RP है, ये तो इसका व्युत्क्रम है। देखो तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों, देखो इन सभी का 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन है, व्युत्क्रमों के योग के तुल्य होता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। अगर इसमें आप n प्रतिरोध ले लें तो उस स्थिति में बनेगा 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन 1 अपॉन RN। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें। फर्स्ट कि ये जो आपने प्रतिरोध लिए थे ये भिन्न भिन्न मान के ना होकर किस मान के हों, समान मान के प्रतिरोध हों और प्रत्येक का मान कितना हो
आर और टोटल कितने हो n प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हों तो भाई क्या बनेगा, तो यहाँ से बनेगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस एंड सो ऑन n टाइम 1/r। तो यहाँ से 1/rp बराबर बनेगा n/r, ये बनेगा आपके पास में। ठीक है, तो rp इज इक्वल्स टू, तो rp का मान क्या हो जाएगा, rp का मान हो जाएगा, व्युत्क्रम कर दो r/n, ये आपके पास में मिलता है। ठीक है, एक तो ये डायरेक्ट अपने न्यूमेरिकल में क्या काम आएगा कि समान मान के प्रतिरोध जो n प्रतिरोध हैं, n की जगह 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, प्रत्येक का प्रतिरोध कुछ भी दे रखा है तो उनका तुल्य प्रतिरोध ये मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि समांतर क्रम संयोजन में जो धारा का मान है वो मान हमेशा क्या रहेगा, विभाजित या भिन्न भिन्न रहेगा। तो इसमें धारा क्या हो जाती है, भिन्न भिन्न हो जाती है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर, जबकि विभवांतर का मान क्या रहता है, विभवांतर का मान है समान होता है प्रत्येक प्रतिरोध पर, क्या होता है समान, जो कि बैटरी के प्रतिरोध के तुल्य होगा। ठीक है, और फोर्थ जो पॉइंट है वो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि इसमें तुल्य प्रतिरोध का मान अगर आप निकालोगे तो वो संयोजन में जुड़े सबसे कम मान वाले प्रतिरोध से भी कम प्राप्त होगा। जैसे मान लो कि कोई प्रतिरोध आपके पास जो दे रखे हैं R1 बराबर 5 है, R2 बराबर 7 है, R3 बराबर 9 है। ठीक है, तो अगर अपन इसका तुल्य प्रतिरोध निकालें तो 5 से भी कम प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपके पास था प्रतिरोधों का संयोजन। तो यहाँ पर आपने एक बात देखी, चैप्टर नंबर 4 में अपन ने संधारित्रों का संयोजन पढ़ा था, इस चैप्टर में अपन ने श्रेणी क्रम का संयोजन पढ़ा है, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पर एक बात तो आपने देखी होगी कि संधारित्रों में जो रिजल्ट श्रेणी क्रम में मिलता है वो यहाँ पे समांतर क्रम में मिला है। संधारित्रों में देखो आपको मिला था 1/Cp, यहाँ पे देखो समांतर क्रम में मिला ना, ये वहाँ पे मिला था श्रेणी क्रम में 1/Cp बराबर 1/C1 1/C2 1/C3। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप एक याद रख लें, दूसरा उसका व्युत्क्रम आप याद रख सकते हैं कि संधारित्रों में ये समांतर क्रम होता है, ये श्रेणी क्रम होता है, तो जो प्रतिरोध हैं उनमें उसका विपरीत होगा, मीन्स ये श्रेणी क्रम में होगा ये रिजल्ट और ये समांतर क्रम में होगा। ठीक है, तो ये आपका संयोजन कंप्लीट हुआ। अब जो आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को पसंद आता तो आप लाइक करें इसे। ठीक है, और बाकी का जो अपना पार्ट है इस चैप्टर का वो नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।